हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान संधि। आज हम यूनिट नंबर 2 साइबर क्राइम इश्यूज एंड साइबर अटैक्स पढ़ने वाले हैं। तो एक बार यूनिट 1 में जो भी टॉपिक्स पढ़े थे वो रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी पढ़ा था। उसके बाद टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम जो इंक्लूड करता है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, साइबर, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। So next, these are the contents which we are going to learn in this unit 2, which is unit number 2. So let's start first with unauthorized access. Unauthorized access means जब कोई भी आपके कंप्यूटर या फिर सिस्टम में बिना परमिशन के एंटर करता है एंड आपके सिस्टम में जो भी डेटा है उसे मॉडिफाई या टैम्पर्ड करता है, उससे ही अनऑथराइज एक्सेस बोलते हैं। मान लो किस आपका कोई एक दोस्त है जिसका इंस्टा का जो पासवर्ड है बहुत इजी रखा है उसने 12345 जैसे फॉर एग्जांपल, एंड किसी ने उसका पासवर्ड गेस करके लॉगिन कर लिया है। अब ये क्या हुआ? यही कहलाता है अनऑथराइज एक्सेस। मतलब बिना परमिशन के किसी और के अकाउंट, कंप्यूटर या नेटवर्क का यूज करना ही अनऑथराइज एक्सेस बोलते हैं। सो दिस इज इलीगल एंड कैन हार्म अदर्स. Hackers or intruders, they can steal the data, they can change or delete the data and can leak publicly for their benefits. Examples जैसे इंस्टा, जीमेल या फेसबुक अकाउंट हैक करके लॉगिन करना, या फिर किसी हैकर ने किसी कंपनी का जो वैल्यूएबल डेटाबेस है उसको चुरा लिया है एंड या फिर पब्लिकली लीक करा है, डिलीट करा है. दीज आर ऑल द अनऑथराइज्ड एक्सेस. अब व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? इम्पैक्ट है, पहले तो डेटा चोरी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, पर्सनल या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो लीक हो सकता है. तो अनऑथराइज एक्सेस एक बेसिकली छोटी चीज़ लगती है बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है. इसीलिए हमें अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योर करनी चाहिए. नाउ अब हम समझते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कंप्यूटर इंट्रूजन्स. कंप्यूटर इंट्रूजन्स मतलब किसी सिस्टम में घुसकर डेटा चुराना या फिर डैमेज करना. अब इसके कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं जो एग्जाम में भी आते हैं एंड रियल लाइफ में भी बहुत डेंजरस होते हैं. तो पहला तो हैकिंग. हैकिंग का मतलब होता है किसी भी सिस्टम के अंदर घुसकर डेटा चुराना या फिर उसको डेटा को मॉडिफाई करना, डेटा को लीक कर देना या सिस्टम को डैमेज करना. फॉर एग्जाम्पल, एक हैकर एक स्कूल की वेबसाइट हैक करके उस पर फनी मैसेजेस डाल दे. अब ये होता है वेबसाइट डिफेसमेंट, मतलब डेटा को मॉडिफाई कर दिया बिना परमिशन के. So this is the process of hacking. So this is the unauthorized access which is done to the system in order to steal or modify or damage the data. Now malware. Malware कुछ नहीं, जब हैकर किसी भी लाइक विक्टिम के सिस्टम में वायरस, वर्म्स या ट्रोजन इंजेक्ट कर देता है एंड जिसकी वजह से फिर पूरा सिस्टम हैंग करता है या फिर स्लो डाउन हो जाता है, फिर वो अनयूजेबल हो जाता है. दैट इज मैलवेयर. फिशिंग एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें हैकर्स फेक ईमेल्स या फिर लिंक्स भेजते हैं ताकि आप अपना पासवर्ड या ओटीपी खुद दे दो. अभी क्या होता है, कभी कभी हैकर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स लाइक व्हाट्सएप उसके थ्रू, ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट के थ्रू लिंक्स भेजेंगे जो हमें एकदम लाइक जेन्युइन लगेगा एंड फिर अगर हमने उस पर क्लिक कर दिया एंड सारे अपने क्रेडेंशियल्स फिल किए तो सारे क्रेडेंशियल्स हैकर के पास चले जाते हैं एंड देन फिर वो हैकर्स उन सारे डेटा को मिसयूज़ करता है. जैसे अगर आपने सारे अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स डाले देन फिर वो हैकर उस डेटा को मिसयूज़ करेगा इलीगल ट्रांजैक्शंस करने के लिए, या फिर आपके बैंक में जो भी मनी है उसको डिडक्ट करेगा. दैट इज फिशिंग. यहाँ पे यूजर को ट्रिक किया जाता है, ट्रस्ट ब्रोक होता है. नेक्स्ट वी हैव DOS अटैक विच इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. इसका मतलब है किसी सर्वर या वेबसाइट को इतना फेक ट्रैफिक भेजना कि वो क्रैश हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए या फिर अनयूजेबल हो जाए. फॉर एग्जाम्पल एक पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग साइट है. अब वो सेल के दिन हैकर जो है उसने लाइक बहुत सारे मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजते हैं, इस वजह से यूजर्स एक्सेस नहीं कर पाते हैं. दैट इज DOS अटैक. तो कंप्यूटर इंट्रूजन्स बेसिकली हैकर की एंट्री होती है सिस्टम के अंदर और उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, हैकिंग, मैलवेयर, फिशिंग और DOS अटैक. इन सब का मेन एम होता है डैमेज करना, डेटा चुराना या सिस्टम को ब्लॉक कर देना. इसका इम्पैक्ट होता है डेटा लॉस, फाइनेंशियल डैमेज,
ट्रस्ट इज ब्रोकन विच आई टोल्ड यू अर्लियर, सिस्टम प्रॉब्लम्स। नाउ ये सारे जो भी मैंने अभी इंट्रूजन्स बोले वो यूनिट नंबर 1 में पढ़े हैं, तो इफ़ आपने देखा नहीं होगा तो प्रीवियस वीडियो पहले देख लेना, देन इट विल बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। Next, we are going to understand same types of computer intrusions, which are hacking, malware attack, phishing, denial of service attack. हैकिंग जो अभी हमने ये सारे टर्म्स हमने पिछले ही स्लाइड में पढ़े थे। सो आई विल गो डायरेक्टली टू नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ इंटरनेट हैकिंग। इंटरनेट हैकिंग मीन्स सेम, हैकिंग मीन्स किसी भी पर्सन के सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस परफॉर्म करना, उसके जो भी डेटा फाइल्स हैं उसको लॉक कर देना, डिलीट कर देना, मॉडिफाई कर देना, उसके सिस्टम में वायरस, वर्म या ट्रोजन इंजेक्ट करना ताकि वो सिस्टम यूज़ ना कर पाए। these are all the unauthorized access which is done to a computer system. So it can cause serious consequences, which is data theft, financial fraud, identity misuse, and also large-scale security breaches. Now we are going to understand the types of hackers: white hat hackers, white hat hackers, grey hat hackers, and black hat hackers. अब white hat hackers जो ethical hackers भी कहते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, कंपनीज के लिए काम करते हैं ताकि जो भी उन कंपनी के जो भी सिस्टम है, जो साइट है, उनमें बग्स या जो वल्नरेबिलिटीज है उसको फाइंड करके फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी वाइट हैट हैकर को हायर करती है ताकि वो उनकी वेबसाइट के फ्लॉज बता दे ताकि जो क्रिमिनल हैकर्स होते हैं उनका मिसयूज ना कर सके। तो जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो लाइक अच्छे हैकर्स होते हैं, वो बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, वो डेंजरस होते हैं। एंड जो ग्रे हैट हैकर होते हैं वो बीच के होते हैं। अब ग्रे हैट हैकर के बारे में बोला जाए तो बेसिकली वो वाइट हैट हैकर एंड ब्लैक हैट हैकर के बीच के होते हैं। वो लाइक उनका मूड स्विंग्स पे डिपेंड होता है, वो कभी लाइक अच्छे भी काम करते हैं एंड देन वो कभी इलीगल काम भी करते हैं। वो बिना परमिशन के वेबसाइट हैक कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो ओनर को बता देते हैं कि आपकी सिक्योरिटी वीक है, ठीक है, लेकिन उनका ये एक्शन इलीगल भी हो सकता है। तो इन्हें हाफ गुड एंड हाफ बैड हैकर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्लैक हैट हैकर, जो बेसिकली बहुत डेंजरस होते हैं। यही लाइक मेन क्रिमिनल्स यही होता है, ब्लैक हैट हैकर, जो इलीगल काम करते हैं, किसी के परमिशन के बिना उसके सिस्टम में एंटर कर जाना, उनके बैंक अकाउंट्स हैक करके पैसे चुराना, डेटा फिर सेल करना, ड्रग ट्रैफिकिंग करना या मैलवेयर स्प्रेड करना। ये वो हैकर्स होते हैं जो बेसिकली साइबर क्राइम के पीछे होते हैं। तो याद रखो, वाइट हैट हैकर्स सिक्योरिटी के हीरोज होते हैं, ठीक है। अब ग्रे हैट हैकर्स थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब उनके मूड पे डिपेंड होता है, कभी वो अच्छे होंगे कभी नहीं। एंड जो लास्ट वाले ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो असल में क्रिमिनल्स होते हैं। नेक्स्ट सेम यहाँ पे वाइट हैट हैकर, दे आर कंसिडर्ड good because they follow the rules when it comes to hacking into systems without permission and obeying responsible disclosure law. वो rules को follow करके vulnerabilities find करके फिक्स करते, बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करते जो भी हमारे सिस्टम में। ग्रे हैट हैकर, दे हैव अ गुड इंटेंशंस बट माइट नॉट डिस्क्लोज फॉल्स ऑफ इमीडिएट फिक्सेस। वो बीच के होते, कभी अच्छा बनेंगे कभी नहीं, मतलब वो अच्छे, उनके इंटेंशंस गुड होते कभी वो, बट कभी इलीगल काम कर सकते हैं। एंड ब्लैक हैट hackers, they are considered cyber criminals. They don't lose sleep over whether or not something is illegal or wrong. Next we are going to understand what is cracking. Cracking का मतलब होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर या सिस्टम के सिक्योरिटी फीचर्स तोड़ देना, जैसे पासवर्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, लाइसेंस की हो गया, इनक्रिप्शन हो गया। मतलब जो भी चीज़ें पेड होती है उसको इलीगल तरीके से फ्री बना लेना और फ्री में यूज़ करना। जैसे एग्जांपल्स, सॉफ्टवेयर क्रैक करना, जैसे फोटोशॉप का पेड वर्जन फ्री में चला लिया, या फिर अपने नेबर का जो वाईफाई पासवर्ड हो उसको ब्रेक करके यूज़ करना। दीज आर ऑल इलीगल थिंग्स विच आर डन इन क्रैकिंग। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, शुरू में लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, फ्री सॉफ्टवेयर मिल गया, लेकिन एक्चुअली ये इलीगल होता है,
ठीक है। एक तो कंपनी का लॉस होगा और साथ ही आपका जो सिस्टम है उसमें भी वायरस इंजेक्ट हो जाता है, मैलवेयर भी आ सकता है, फिर मतलब फ्री के चक्कर में डबल नुकसान, सिंपल। तो ये भी लाइक इट्स नॉट गुड, इट इज इलीगल। Next, we are going to understand what are the types of cracking. First, password cracking. पासवर्ड क्रैकिंग का बेसिकली मतलब होता है कि किसी का पासवर्ड तोड़ना, किसी का पासवर्ड ब्रेक कर देना, या तो गेस करके या फिर टूल से ब्रूट फोर्स अटैक करके। जैसे किसी का जो फेसबुक अकाउंट पासवर्ड है 12345, उसने लाइक बहुत वीक पासवर्ड रखा। एक तो पहला ये कि पासवर्ड जो स्ट्रांग होना चाहिए, इट शुड बी अ मिक्स ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट्स 0 to 9 एंड अ स्पेशल कैरेक्टर। तो इससे क्या होता है, पासवर्ड स्ट्रांग रहता है, फिर लाइक अनक्रैकेबल होता है। अगर वीक पासवर्ड रखा जैसे 1 2 3 4 5 6, एक तो गेस करना ईजी हो जाता है एंड फिर लाइक ब्रेकेबल होता है, कोई भी इसको ब्रेक करके आपके सिस्टम में एंटर कर जाएगा एंड सारे फिर आपके जो डेटा वगैरह होंगे उनका मिसयूज करेगा। तो किसी का जो फेसबुक अकाउंट पासवर्ड है 12345 वीक पासवर्ड, अब उसको किसी हैकर ने गेस करके उसके सिस्टम में, उसके अकाउंट में घुस गया, अब ये इलीगल है, लेकिन इसी को पासवर्ड क्रैकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सॉफ्टवेयर क्रैकिंग। अब ये सबसे कॉमन है, मतलब पेड सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज़ करना। जैसे एग्जांपल, फोटोशॉप या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्रैक वर्जन डाउनलोड करके चलाना, मतलब लाइसेंस की को लाइक ब्रेक करना। अब ये लगता है फ्री में मिल गया, लेकिन रिस्क बड़ा होता है, मेलवेयर आ सकते हैं, वायरस भी। जब हम कुछ डाउनलोड करते हैं तो फ्री में कुछ डाउनलोड कर रहे हैं और उसका लाइसेंस की ब्रेक करके, तो उसमें ये रिस्क होता है कि वायरस आ सकता है, जिसकी वजह से फिर सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट, नेटवर्क क्रैकिंग। इसका मतलब होता है सिक्योर्ड वाईफाई या नेटवर्क का जो पासवर्ड होता है उसको ब्रेक करना। जैसे अपने नेबर का वाईफाई तोड़ के ब्रेक करके उसका नेट यूज़ करना। अब ये इजी लगता है, बट ये जो लॉ के अगेंस्ट होता है, तो फिर ये भी क्राइम है। ईमेल क्रैकिंग is nothing but hacking into emails account to steal personal data or misuse identity। मतलब किसी और का ईमेल अकाउंट हैक कर लेना। एग्जाम्पल, जीमेल हैक करके उसके कॉन्टैक्ट्स को फेक ईमेल्स भेजना। ये डेटा चुराना और आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए यूज होता है ईमेल क्रैकिंग। तो क्रैकिंग अलग अलग जगह पे होती है, पासवर्ड, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और ईमेल। Next, we are going to understand what are virus, worms and trojans. So पहले मैं वायरस के बारे में बताऊंगी, फिर वर्म्स एंड ट्रोजन्स। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद वायरस। अब वायरस एक ऐसी लाइक मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो एक होस्ट प्रोग्राम के साथ जुड़ा होता है। मतलब इसको प्रोग्राम या फाइल की ज़रूरत होती है। जैसे मतलब क्या होता है कि किसी फाइल के साथ ये अटैच रहेगा एंड जैसे तुम वो फाइल ओपन करोगे वो वायरस पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाएगा। मतलब उससे कोई होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है स्प्रेड होने के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम्हें कोई इन्फेक्टेड पेन ड्राइव से एक गेम इंस्टॉल कर रहे हो एंड उसके साथ वायरस भी आ जाएगा। ये फाइल करप्ट कर सकता है डेटा, फिर जो भी हमारे सिस्टम में डेटा है वो डिलीट कर सकता है। अब इसका स्प्रेड मॉडरेट स्पीड पे होता है। नेक्स्ट, वर्म्स थोड़ा डेंजरस होता है क्योंकि ये खुद ही नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड हो जाता है। इनको कोई होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती स्प्रेड होने के लिए। जैसे एक इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट ओपन करते ही वर्म पूरे नेटवर्क में स्प्रेड हो गया और सब सिस्टम स्लो या हैंग होने लगे। अब वर्म्स की वजह से नेटवर्क कंजेशन भी होता है और ये फास्ट स्प्रेड होता है, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रोजन। अब ट्रोजन का जो नाम होता है वो एक स्टोरी के ऊपर से आया है, ग्रीक ट्रोजन हॉर्स, जिसमें सोल्जर्स छुपकर सिटी के अंदर गए थे। वैसे ही कंप्यूटर ट्रोजन जो है एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे दिखता है, लेकिन अंदर से हैकर को बैकडोर एक्सेस देता है, बैकडोर एक्सेस प्रोवाइड करता है। जैसे तुम्हें कोई गेम या फ्री सॉफ्टवेयर दिखेगा, ठीक है, अब लेकिन इंस्टॉल करते ही हैकर तुम्हारे सिस्टम के अंदर एंटर कर जाता है। ट्रोजन एक्चुअली स्लोली स्प्रेड होता है,
लेकिन डेटा थेफ्ट और एस्पिनोज में यूज होता है। अब एस्पिनोज मतलब कि स्पाइंग में, तो डेटा थेफ्ट एंड स्पाइंग में ट्रोजन यूज करते हैं एंड ये स्लोली स्लोली स्प्रेड होता है। इसको हम रिमोटली कंट्रोल नहीं कर सकते ट्रोजन को। नेक्स्ट next we are going to understand what is software piracy. सॉफ्टवेयर पायरेसी कम सिंपल वर्ड्स में मैं बोले तो जब कोई पर्सन सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस खरीदे यूज करता है, जैसे क्रैक, फेक की या टॉरेंट डाउनलोड कर रहा है, उससे सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स, क्रैक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना, फिर गेम टोरेंट से डाउनलोड करके फ्री में चलाना, फेक लाइसेंस की डालकर फोटोशॉप एक्टिवेट करना। इसका रिस्क एंड इम्पैक्ट होता है। अब लगता है कि अब ये जो साइट है, जो सॉफ्टवेयर है, वो फ्री में मिल गया है तो लाइक मज़ा भी आएगा, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है अगर हम ये फ्री में इलीगल तरीके से हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। एक तो पहले कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होता है, फिर आपको लीगल पनिशमेंट भी हो सकती है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वायरस होते हैं, मैलवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं। अब स्पाईवेयर मतलब अब वो हैकर अगर उसने स्पाईवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया तो सारे आपके एक्शंस परफॉर्म करते हुए देख सकता है कि आप क्या मतलब आप क्या टाइप कर रहे हो, तो उससे आपका उसको पासवर्ड भी पता चल जाएगा। ऑफिशियल अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस भी नहीं मिलते हैं। अब ऑनेस्टली बोले तो इनोवेशन भी रुक जाता है क्योंकि कंपनीज का रेवेन्यू कम हो जाता है। इट लीड्स टू फाइनेंशियल लॉस फॉर कंपनीज, लीगल पनिशमेंट फॉर यूजर्स एंड रिस्क ऑफ वायरसेस और मैलवेयर। Pirated software, they often lack official updates and security patches, making system more vulnerable. Now we are going to study intellectual property. इसका मतलब है जो आपके माइंड से निकला हुआ क्रिएशन होता है वो लीगली प्रोटेक्ट करना होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी लाइक इसका डेफिनेशन, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड डेफिनेशन। कुछ भी जो हमारा माइंड क्रिएट करता है, जैसे इन्वेंशन हो गया, डिज़ाइन, म्यूजिक, आर्ट, सॉफ्टवेयर, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाता है। और इसका ओनर वही होता है जिसने बनाया है, जिसने क्रिएट किया। मतलब उसको लीगल राइट मिलता है कि वो डिसाइड करे कौन यूज करेगा और कैसे। सो टाइप्स ऑफ आईपी इंक्लूड्स पेटेंट। पेटेंट मतलब नए इन्वेंशंस के लिए, एग्जाम्पल मोबाइल टेक्नोलॉजी का नया चिप डिजाइन। नेक्स्ट कॉपीराइट, क्रिएटिव काम के लिए, एग्जाम्पल बुक्स, मूवीज, सॉफ्टवेयर कोड। ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम, लोगो, स्लोगन, जैसे नाइकी का लोगो, अमूल गर्ल वैसे ही। ट्रेड सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कोका कोला का सीक्रेट रेसिपी एक्सेट्रा। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? आईपी प्रोटेक्ट करने का फायदा ये है कि क्रिएटर्स को अपने आइडिया का क्रेडिट और रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, अब इनोवेशन और क्रिएटिविटी का भी लाइक एनकरेजमेंट मिलता है और कोई भी दूसरा उनका काम कॉपी करके मिसयूज भी नहीं कर सकता। Violation of IP rights like piracy or counterfeiting can lead to legal action, fines or penalties. मतलब अगर कोई IP rights तोड़ता है, जैसे सॉफ्टवेयर पायरेसी, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाना या फिर फेक ब्रांड बनाना, तो उसको लीगल पनिशमेंट मिलती है, फाइन या पेनल्टी भी लग सकती है। So this is all about intellectual property. Next we are going to study about email bombing. ईमेल बॉम्बिंग तब होती है जब एक अटैकर एक ईमेल अकाउंट में थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स भेजता है ताकि उसका इनबॉक्स फ्लड हो जाए, सिस्टम स्लो हो जाए या फिर कंप्लीटली अनयूजेबल हो जाए। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? सोचो फॉर एग्जांपल तुम्हारे जीमेल इनबॉक्स में एक दिन में 10,000 मेल्स आ जाए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इसको जैसे क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट ईमेल्स होते हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं, कम्युनिकेशन भी रुक जाता है और फिर स्ट्रेस अलग लेवल का होता है। यही होता है ईमेल बॉम्बिंग। टाइप्स ऑफ ईमेल बॉम्बिंग है मास मेलिंग, जिसमें एक या मल्टीपल अकाउंट से एक ही पर्सन, एक ही टारगेट को हजारों मेल्स भेजे जाते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट का इनबॉक्स सिर्फ ब्लैक मेल से भर देना। नेक्स्ट डिक्शनरी अटैक, इसमें क्या होता है, ऑटोमेटेड टूल से हर पॉसिबल ईमेल आईडी पे मेल्स भेजते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक डोमेन के हर यूजर को फेक मेल्स भेजना, जैसे
किसी भी अपने कॉलेज आईडी, ईमेल आईडी के सभी अकाउंट्स में। नेक्स्ट फॉर्ज्ड बॉट ईमेल बॉम्बिंग। इसमें क्या होता है, इस टाइप में हैकर एक फेक ईमेल एड्रेस या बॉट का यूज़ करता है। मतलब वो असली सेंडर ही नहीं होता। जैसे तुम्हें एक ही वक्त में अलग अलग फेक आईडी से हज़ारों मेल्स आने लगे, तुम्हें लगेगा कि अलग अलग लोग भेज रहे हैं, पर असल में सब एक अटैकर के बॉट प्रोग्राम से आ रहे होते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, तुम्हारा इनबॉक्स ओवरलोड और सिस्टम भी स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन बॉम्बिंग। ये थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, अटैकर तुम्हारा ईमेल आईडी यूज़ करके तुम्हें हज़ारों न्यूज़लेटर, एप्स या फिर सर्विस के लिए सब्सक्राइब कर देता है। मतलब तुम्हें हर तरफ से कंफर्मेशन मेल्स और अपडेट्स आने लगते हैं। सोचिए तुम्हारे इनबॉक्स भर गया है सिर्फ वेलकम टू आवर न्यूज़लेटर या प्लीज़ कंफर्म योर सब्सक्रिप्शन वाले मेल से। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल तो 100% होगा ही, और इससे इम्पैक्ट होगा विक्टिम का जो इनबॉक्स है वो ओवरलोड हो जाएगा, सिस्टम भी स्लो हो जाएगा। तो दैट इज सब्सक्रिप्शन बॉम्बिंग। दोनों ही केसेस में एक विक्टिम का जो इनबॉक्स है वो फ्लड हो जाता है, इंपॉर्टेंट मेल्स खो जाते हैं और विक्टिम को लगता है जैसे ईमेल्स ही अनयूजेबल हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट ईमेल बॉम्बिंग। नेक्स्ट, साइबर क्राइम प्रिवेंशन मेथड्स। साइबर क्राइम प्रिवेंशन मेथड्स मतलब हम अभी अपने सिस्टम को साइबर क्राइम होने से कैसे प्रिवेंट करेंगे। व्हाट आर द स्टेप्स वी आर गोइंग टू टेक। तो फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन। मीन्स वी हैव टू यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड rather than using a weak password. Strong password means it should be minimum of 8 length and also um, it should be a mix of alphabets, digits and special characters. It should be unique password and हर एक वेबसाइट पे अलग अलग पासवर्ड हमें यूज़ करना चाहिए। एक ही पासवर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, नहीं तो फिर उसका रिस्क ज़्यादा होता है हैक होने से। we should also enable multi-factor authentication. नेक्स्ट, यूज़ अपडेटेड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। हमें अपने सिस्टम में एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी हमारे सिस्टम में वायरस इंजेक्ट हुआ है तो उसे वो क्या बोलते हैं उसको, डिटेक्ट करके अलर्ट भेज सकते हैं। नेक्स्ट, सेफ ब्राउजिंग इन ईमेल प्रैक्टिसेस। अब कोई भी ऐप, साइट या फिर ईमेल पे सस्पिशियस लिंक आता है, मैसेजेस आते हैं, फिर अटैचमेंट्स आते हैं, उन्हें बिना सोचे समझे क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट से भी आ रहा है लिंक, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ वो जेन्युइन है, तो तुम्हें पहले उस पर्सन से कांटेक्ट करके कंफर्म करना चाहिए कि क्या उसने ही लिंक भेजा है। तो हमें फिशिंग से बचना चाहिए। नेक्स्ट, सिक्योर वाईफाई एंड नेटवर्क्स। वी हैव टू प्रोटेक्ट वाईफाई विद अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वाईफाई का जो पासवर्ड है क्रैकेबल है, इजीली क्रैकेबल, तो कोई भी यूज कर लेगा फ्री में इलीगल तरीके से। एंड वी ऑल्सो हैव टू यूज अ VPN विच इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब आगे समझेंगे कि VPN क्या होता है। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी बैकअप, आर्काइवल स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ डेटा। बैकअप मतलब अपने डेटा की जो कॉपी बनाना, ताकि अगर सिस्टम क्रैश भी हो जाए, वायरस आ जाए या फिर फाइल डिलीट भी हो जाए तो उससे वापस रिकवर किया जा सकता है। ये यूजुअली डेली, वीकली या फिर रियल टाइम होता है। एग्जाम्पल, तुम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव दोनों पर सेव करते हो, दैट्स बैकअप। क्योंकि इसमें क्विक एक्सेस के लिए भी होता है ये। आर्काइवल स्टोरेज का मतलब होता है डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करना, मोस्टली रेफरेंस या फिर कंपाइलेंस के लिए। ये फ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए नहीं होता है, बस रिकॉर्ड या फिर ऑडिट के टाइम ही यूज़ किया जाता है इसको। जैसे फॉर एग्जांपल, कॉलेज अपने पुराने एग्जाम पेपर्स या फिर जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है 10-15 साल तक, उसको आर्काइव में रखता है। एक्सेस स्लो होता है लेकिन डेटा सेफ रहता है। डिस्पोजल ऑफ डेटा मतलब जब डेटा की नीड खत्म हो जाती है और लीगली भी उसको रखना ज़रूरी नहीं होता, तो उससे परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है। मतलब वो वापस रिकवर ही नहीं किया जाता, वो सिस्टम से ही कम्प्लीटली डिलीट किया जाता है। फिर उस हाँ, जैसे एग्जांपल, बैंक अपने पुराने कस्टमर्स का जो एक्सपायर्ड लोन रिकॉर्ड होता है वो लीगली अलाउड पीरियड के बाद परमानेंटली
डिलीट कर देता है, दैट इज डिस्पोजल ऑफ डेटा। अब इसमें जो डेटा है वो इनएक्सेसिबल परमानेंटली, डेटा बिकम्स इनएक्सेसिबल परमानेंटली, हमेशा के लिए वो इनएक्सेसिबल हो जाता है। इसमें it is here it is easy to recover, it is the access is slow here। सो शॉर्ट में बोला जाए तो बैकअप शॉर्ट टर्म कॉपी क्विक रिकवरी के लिए होता है, आर्काइवल स्टोरेज लॉन्ग टर्म प्रिजर्व स्लो एक्सेस के लिए होता है, एंड डिस्पोजल डेटा परमानेंटली डिलीट के लिए होता है। नेक्स्ट फायरवॉल एंड वीपीएन। अब जो एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम देखते हैं जो हर कंप्यूटर नेटवर्क को सेफ रखता है, तो वो फायरवॉल एंड वीपीएन है। तो फायरवॉल बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है जो आपके कंप्यूटर का गेट पे, जो आपके कंप्यूटर के जो गेट होता है उस पर खड़ा होता है। लेट्स इमेजिन लाइक दैट। डिसाइड करता है जो कौन सा डेटा लाइक आपके सिस्टम के अंदर एंटर होगा और कौन सा डेटा ब्लॉक किया जाएगा। मतलब हैकर अगर घुसने की कोशिश भी करे तो फायरवॉल उसे रोक लेगा, उसे ब्लॉक कर देगा। So it acts like a barrier between your internal network and external network, like the internet, to block unauthorized access. So what are the types of firewall? It includes hardware firewall, software firewall and cloud firewall. Hardware firewall मतलब physical device जो पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल ऑफिस का जो मेन नेटवर्क फायरवॉल होता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो हम कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा जो डिवाइस है वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम मैलिशियस एक्टिविटी। क्लाउड फायरवॉल जो क्लाउड बेस्ड सर्वर्स और जो एप्स होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए होता है। अब इसका फंक्शंस होते हैं जो अनऑथराइज एक्सेस रहता है उनको ब्लॉक करने के लिए, और जो हार्मफुल डेटा पैकेट्स होते हैं उनको फिल्टर करने के लिए। नाउ वीपीएन। अब वीपीएन को समझो। वीपीएन क्या होता है? एक सीक्रेट टनल की तरह होता है जो आपके इंटरनेट ट्रैफिक को हाइड कर देता है। मतलब आपकी असली आइडेंटिटी और आईपी एड्रेस छुप जाते हैं और हैकर या गवर्नमेंट आपको ट्रैक नहीं कर पाता। It hides your real IP address and it will show the VPN server IP, and the government will not be able to track you because of VPNs. So we are going to understand what are the types of VPN. So first is remote access VPN. अब इंडिविजुअल यूजर्स को सिक्योर नेटवर्क से कनेक्ट करता है रिमोट एक्सेस वीपीएन। एग्जाम्पल वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज कनेक्टिंग टू ऑफिस नेटवर्क, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिमोट एक्सेस वीपीएन। नेक्स्ट साइड टू साइड वीपीएन दो अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, मोस्टली बिजनेस के लिए हम यूज करते हैं। इसका बेनिफिट होता है एक तो प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी, आपका असली आईपी एड्रेस भी छुप जाता है इससे, तो प्राइवेसी भी मेंटेन होती है, एनोनिमिटी भी मेंटेन होती है। नेक्स्ट सिक्योरिटी, जो पब्लिक वाईफाई रहते हैं उससे भी सेफ, लाइक पब्लिक वाईफाई पे भी सेफ ब्राउजिंग मिलती है। सो व्हाट आर द पॉपुलर वीपीएन्स? एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन एंड सर्फशार्क। नेक्स्ट, so these are all about the firewall and VPN. Now we are going to understand what is the hardware protection mechanism. ये बेसिकली कंप्यूटर के अंदर लगाए गए सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो डेटा और रिसोर्सेज को अनऑथराइज एक्सेस से बचाते हैं। पहले सीपीयू विच इज अ प्रिविलेज्ड मोड। सीपीयू के दो मोड्स होते हैं, एक तो यूजर मोड और प्रिविलेज मोड, ठीक है। अब प्रिविलेज को कर्नल मोड भी कहते हैं। यूजर मोड में नॉर्मल प्रोग्राम्स चलते हैं लेकिन हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, और प्रिविलेज मोड में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल होता है। ये सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है कि कोई नॉर्मल प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर को डैमेज ना कर पाए। सोचो एग्जाम्पल के साथ अगर समझे, सोचो एक स्टूडेंट को लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स पढ़ने की परमिशन है, लेकिन एडमिन को ही न्यू बुक्स ऐड करने का राइट है, उसको ही लाइक परमिशन है कि वो ही एडमिन ही नए बुक्स को ऐड कर सकता है। वैसे यूजर वर्सेस कर्नल मोड भी होता है। नेक्स्ट, मेमोरी विच इंक्लूड बेस एंड लिमिट पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। मेमोरी प्रोटेक्शन इंश्योर करता है कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम की मेमोरी एक्सेस ना कर सके। बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स डिफाइन करती कि एक प्रोग्राम की जो मेमोरी, जहाँ से मेमोरी स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ तक, दैट इज बेस एंड लिमिट रजिस्टर का काम होता है। नेक्स्ट, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन मेमोरी को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करके सेफ रखते हैं। नाउ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस।
जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, डिस्क, इनके एक्सेस को भी कंट्रोल किया जाता है। सिर्फ ऑथराइज प्रोग्राम्स ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि हैकर डायरेक्टली हार्डवेयर का मिसयूज ना करे। एंड नेक्स्ट वी हैव एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल ये मैकेनिज्म चेक करता है कि यूजर के पास कौन से रिसोर्सेज यूज करने की परमिशन है। अगर तुम्हें सिर्फ फाइल रीड करने का राइट दिया गया है तो तुम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। सोचो कॉलेज पोर्टल में तुम्हें सिर्फ अपने मार्कशीट देखने का एक्सेस है, लेकिन मॉडिफाई करने का नहीं। वैसे ही एक्सेस कंट्रोल भी होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न ओएस सिक्योरिटी। ओएस सिक्योरिटी मतलब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहले यूजर ऑथेंटिकेशन मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना है एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का बायोमेट्रिक्स लगाना है ताकि जो ऑथराइज यूजर है वही हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सके। जो नेक्स्ट वी हैव एक्सेस कंट्रोल मतलब जो ऑथराइज पर्सन है उसको लाइक अब वो जो यूज़र है उसको किस किस रिसोर्सेज की परमिशन है उतना ही वो यूज़ कर सकता है। जैसे एग्जांपल स्टूडेंट के अगर कॉलेज के पोर्टल पे स्टूडेंट को सिर्फ रीड करने का एक्सेस होता है, मॉडिफाई करने का नहीं। दैट इज एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट इज ऑडिट एंड लॉगिन। अब यहाँ पे ऑडिट एंड लॉगिन में जो भी यूज़र एक्टिविटी परफॉर्म करता है या फिर जो भी सिस्टम हमारे सिस्टम में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। दैट इज ऑडिट एंड लॉगिंग। इट हेल्प्स इन ट्रैकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ ब्रीचेस। नेक्स्ट मैलवेयर एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो भी हमारे सिस्टम में वायरस, बम्स एंड मैलवेयर होता है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकें। हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स एंड सिस्टम को कंटिन्यूसली अपडेट करना चाहिए। सारे जो भी हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना चाहिए ताकि हमारा सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे। सो these are all about the OS security. So thank you. I hope you liked this video.